सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज। कल प्रोग्राम का आगाज़ बड़ी तकलीफ दे और एक ऐसे मौजू से किया था जिस पर बात करके भी मुझे बहुत तकलीफ होती है। एक नन्ही 7 साल मासूम सी गुड़िया को सिर्फ इसलिए जान से मार दिया कि उसने 2 तोतों को आज़ाद कर दिया था। जिस्म का हर हिस्सा ज़ख्मी था, दिल तो बंद हो ही गया था, वरना उसके ज़ख्म देखने के लिए हमारे पास आँखें हैं, न महसूस करने के लिए दिल। हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे हर वाक़े के बाद हमारा दिल दहलता है, खबरें बनती हैं, हैशटैग चलते हैं, हुकूमत कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती है, कोई ना कोई इक़दामात करती है और फिर वैसे ही एक और वाक़या हो जाता है और हम फिर उसी गोल दायरे में चलने लगते हैं। मामले के हल की तरफ नहीं आते हैं। हमारे गली मोहल्लों से मिलने वाली ये लाशें सालों से दरिंदगी की दास्तानें सुना रही हैं, लेकिन हम भी ऐसे ढीठ हैं कि कान लपेटे बैठे हैं। जब अपना घर महफूज हो तो दूसरे के घर में लगी हुई आग नजर नहीं आया करती। हम लाशें उठाते उठाते भी नहीं थकते, वरना कभी तो इन हुक्मरानों से पूछते कि और कितनी लाशें तुम्हें जगाने के लिए काफी होंगी। ये वाकया जो बज़ाहिर तोते आजाद करने से जान लेने तक लगता है, ऐसा है नहीं। सीपीओ रावलपिंडी मोहम्मद एहसन ये कह रहे हैं कि इस दरिंदे नुमा इंसान के मोबाइल से उस बेटी की मुतअद्दिद बार बदतरीन तशद्दुद की ऐसी दर्दनाक वीडियोस मिली हैं जिसे दिखाया भी नहीं जा सकता। यानी नन्ही कली की जान तब छूटी जब जान ही निकल गई। इससे ये बात जाहिर हो रही है कि ये वाकया सिर्फ पिंजरा खुल जाने से परिंदे उड़ जाने का नहीं है, बल्कि कोई और ही गलीज जहन है जो इस बच्ची के अलावा न जाने और कितनी बच्चियों के लिए तकलीफ और अजियत का सामान कर रहा होगा। ऐसे शख्स को सिर्फ जहनी मरीज कहकर जान नहीं छुड़वाई जा सकती है। सवाल यह है कि तशद्दुद की वीडियोस बनाने की क्या वजूहात थी? क्या ब्लैकमेलिंग या इससे भी बढ़कर कुछ और? मैं गुजारिश करती हूँ रावलपिंडी पुलिस से कि प्रोसिक्यूशन इतना मजबूत हो कि इस दरिंदे की किसी सूरत जमानत ना होने पाए। इतनी बेहतरीन छानबीन की जाए कि अगर इसके साथ दीगर लोग भी मुलव्वस हैं तो इन्हें भी ढूंढा जाए और सजाए मौत दिलवाई जाए कि इस जहन के लोग हमारे बच्चों के लिए मौत और माशरे के लिए नासूर है। और हुकूमत से सवाल यह है कि ज़ैनब अलर्ट बिल से बच्चों के साथ जराइम के वाक़यात को रिपोर्ट करने का और उनसे तफ्तीश का तरीक़ाकार तो वाज़े हो गया, लेकिन इस पर किस कदर अमल होगा ये देखना अभी बाकी है। कब तक हम अपने बच्चों के ज़ियादती और जुल्म और सितम से उठते लाशों पर मातम करते रहेंगे? माशरे से इस बेहिसी को ख़त्म करने के लिए सख्त से सख्त एक्शन लेना होगा, बनाए हुए क़वानीन पर अमल करवाना होगा और ऐसे दरिंदों को मिसाली सज़ा देकर इबरत का निशान बनाना होगा। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब आपको लेकर चलती हूँ। आपको आगाज के ये मोन्टाज देखकर ऐसा महसूस हो रहा होगा कि शायद मैं कोरोना के हवाले से बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, मुझे भी यही बात करनी थी, लेकिन असेंबली का माहौल देखकर ऐसा महसूस नहीं हो रहा है ना। कोरोना पाकिस्तान में इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। आज पाकिस्तान दुनिया में कोरोना की वजह से अमवात के लिहाज से तीसरे नंबर पर रहा है। ये इंतहाई खतरनाक इशारा है। एक ही दिन में 61 अफराद की जान चली जाना यह खतरनाक इशारा है। मुल्क में अमवात की मजमूई तादाद 1790 हो गई है। केसेस की तादाद भी तकरीबन 87,000 से ऊपर चली गई है, जिसके बाद पाकिस्तान कोरोना केसेस में चीन से भी आगे चला गया है। कुछ सियासी रहनुमाओं का ख्याल है कि मौजूदा सूरत हाल में सख्त लॉकडाउन भी काम नहीं करेगा, सिर्फ कर्फ्यू का ही रास्ता बचता है। ऐसे हालात हैं, मगर अवाम अब भी कोरोना को सिर्फ अपना ख्याली पुलाव ही समझ रही है। पूरे मुल्क में ही एसओपीज की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। केपीके और पंजाब हुकूमत ने एसओपीज पर अमल न करने पर बड़ी मार्केट्स बंद करने का फैसला किया, लेकिन एक तरफ वजीर आला पंजाब साहब सख्त एक्शन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कल से पंजाब हुकूमत ने सूबे भर के पब्लिक पार्क्स खोलने का ऐलान कर दिया है। मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट जनाबे वाला हमसे समझ नहीं रही हैं, संभल नहीं रही हैं। पार्क्स भी खोल देना समझ से बाहर है। खैर, केपीके में 140 अफराद सरकार का हुक्म न मानने पर गिरफ्तार हो गए। यकीनन सिंध भी सख्ती करने पर मजबूर होगा, मगर आज सिंध के ऐवान में कोरोना से बचने के लिए तजावीज़ और आवाम को मजीद रिलीफ के फैसलों के बजाय स्टूबिट और गंद जैसे जुमले सुनने को मिले हैं। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, जो आज प्रोग्राम में भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनको वजीर सेहत की अंग्रेजी में तकरीर करने पर एतराज़ था तो वजीर सेहत ने उन्हें स्टूपिड वुमन कह दिया। फिर रही सही कसर हलीम आदिल शेख साहब ने पूरी कर दी।
कहते हैं सिंध में सिर्फ भाषण दिए जाते हैं, राशन नहीं दिया जाता। उन्होंने जब हुकूमती अराकीन ने शोर मचाया भरपूर नाज़रीन, तो हलीम आदिल शेख ने कहा कि आप गंद करेंगे तो हम इससे भी बड़ी गंद कर सकते हैं। अब कोई बतलाए कि हम बतलाए क्या? होना तो ये चाहिए था कि कोरोना के हवाले से आज तजावीज़ पेश की जाती, इस पर बात की जाती, बताया जाता कि अब आगे क्या किया जाएगा, आवाम को कैसे महफूज किया जाएगा। लेकिन हमने सुना गंद और स्टूपिड वुमेन। अफसोस का मकाम है। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नुसरत सेहर अब्बासी साहिबा, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। इस्माइल राव साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से साथ मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहूँगी। इसके साथ साथ उस्मान बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आप तीनों को खुशामदीद। लेकिन सबसे पहले आगाज़ आपसे कर लेते हैं, क्योंकि आपकी बात को मैंने 2 दफ़ा नुसरत सेहर अब्बासी साहिबा कोड किया है आज अपने प्रोग्राम में। किस तरह एक दूसरे को अहमक कहना, गंद कहना, ये मसाइल का हल है? इस किस्म की बातें करना, क्या कहेंगे आप? अपोजिशन की तरफ से भी जो हो रहा है या हुकूमत की तरफ से भी जो हो रहा है, लेकिन वो नहीं हो रहा जो होना चाहिए असेंबली में। थैंक यू सो मच किरण, थैंक यू सो मच कि आपने मौक़िफ़ लेने के लिए मुझे अपने प्रोग्राम में शरीक किया। बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐवान में बहस होनी चाहिए, बहस हो, लोगों को पता चले। आवाम के टैक्सेस से लाखों, मैं तो बहुत कम बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इजलास में, उससे ये इजलास चलते हैं। और चूंकि ये इजलास भी हम ऑपोजिशन की रेक्विजिशन पे बुलाया गया, असेंबली हुकूमत ने नहीं बुलाई कि एक इजलास बुलाया जाता जिसमें अवामी नुमाइंदे हैं, वो वहाँ बात करते और वो तमाम चीज़ें जो कोरोना के हवाले से हुकूमत की तरफ से कोई इक़दामात, कोई काम, कोई हेल्थ के हवाले से हो रहा है, वो बताया जाता। लेकिन हमने रिक्वेस्ट डाली कि खुदारा इजलास बुलाएं ताकि अवाम को पता चले। वैसे तो आप एक वजीर आला और 4 वजीर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उसमें क्या पता चलता है? उसमें कुछ नहीं बता रहे होते आप। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये जो इजलास हमने बुलाया और इस पर बहस, पहली ओपनिंग जो की गई वो हेल्थ मिनिस्टर से की किरण। अब हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने अपनी तकरीर का आगाज किया। ये हेल्थ मिनिस्टर साहिबा जो इतने कोरोना के 2-3 महीने जितने गुजर गए हमें कहीं नहीं नजर आई, इनका काम भी वो 4 वजीर और एक सीएम करता रहा, वो आदाद शुमार या जो हेल्थ के हवाले से कोरोना में इतने मरीज ये वो बताते रहे। आज वो हमें ऐवान में नजर आई। देखिए, मैं असेंबली की मेंबर हूँ किरण, मुझे रूल्स का पता है कि रूल्स क्या कहते हैं, और मैं पहली बार नहीं 3री बार एमपी हूँ। तो नुसरत, आपका इतराज उनकी गैर मौजूदगी पर होना चाहिए था ना, बजाय इसके कि उनकी अंग्रेजी में तकरीर करने पर। और अंग्रेजी में तकरीर तो इससे पहले कई सारे मेंबरान करते रहे हैं, करते हैं। देखें किरण, बात यह है कि ये बहुत अहम इजलास था और ये किस पर था? कोरोना पर। और कोरोना कहाँ है? कराची से लेकर कश्मीर तक, गांव गोठों में, हर जगह। गांव गोठों के लोगों को तो पता ही नहीं है, वो तो मानने के लिए तैयार नहीं कि कोरोना है भी या नहीं है। आज की तकरीर का अंग्रेजी में तकरीर करें बेशक, क्योंकि अगर उर्दू नहीं आती, सिंधी नहीं आती आपको, तो आप रूल कोट करें। तरीकेकार होता है, रूल कोट करें, इजाजत लें स्पीकर से कि मैं उर्दू नहीं बात कर सकती, मैं सिंधी में बात नहीं कर सकती, मैं अंग्रेजी में अपनी तकरीर करूंगी। मेरा एतराज इस पे था कि या तो आपको अंग्रेजी में करनी है, उर्दू सिंधी नहीं आती, तो खुदा का वास्ता हेल्थ मिनिस्टर साहबा, पूरी सिंध की आवाम आपको सुन रही है, आप ऐसी लैंग्वेज में अपनी तकरीर करें ताकि वो गांव गोट का बैठा हुआ किसान, वो किसी मजदूर या कोई ऐसा बंदा जिसको पता चले कि कोरोना है क्या और उसके क्या इकदाम हैं, और हेल्थ की मिनिस्टर हमें क्या बता रही है कि तुम्हें कहाँ जाना है, किस अस्पताल में वैलिड बात करेंगे सर, जाके तुमने कहा वैलिड बात करेंगे, ये वैलिड बात है आपकी जी। किरण, एक मिनट, मुझे जवाब क्या मिलता है? स्टूपिड मेंबर। ये वो हेल्थ मिनिस्टर है जो कुत्ते के काटने के किसी बच्चे पर जब इनसे पूछा जाता है तो कहती है कि पहले कुत्ते को पकड़ो और उससे पूछो, उसको देखो कि वो पागल था या नहीं था, उसने एक बच्चे को काटा। मैं उस हेल्थ मिनिस्टर से और क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो मुझे खड़े होकर इस बात पर कि आप अपनी लैंग्वेज बता दें मुझे कि किसने मुझे स्टूपिड कह दिया। मैं क्या एक्सपेक्ट करूं ऐसी हेल्थ मिनिस्टर से? आप देखें, आप जो लैंग्वेज के पर बात कर रही हैं कि पूरा सिंध उनको सुन रहा था और ये ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा मौक़िफ़ जाना भी बड़ा क्लियर चाहिए था, उस पर तो आप सही बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह की अहमक और फिर गंद और दोनों तरफ से जुमलेबाजी हुई है, इस्माइल राव साहब, क्या असेंबली में और ख़ास तौर पर जब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा हो कि जो मामलात इतने क्रोशली आगे बढ़ रहे हो, क्या आपको लगता है कि उस वक्त ये अहमक और ये गंद, इस तरह के जुमले आगे बढ़ने चाहिए थे बजाय इसके कि कोरोना और उसका हल निकाला जाए? हेलो
जी इस्माइल राव साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ कट रही थी आपकी, इसलिए जी। देखें, आज का जो इजलास था, नुसरत सैर अब्बासी साहिबा ने जैसे फरमाया, बिल्कुल उन्होंने रिक्वेस्ट किया था और कोरोना जैसा अहम इशू आज वहाँ डिस्कस हो रहा था और जिसकी तकरीर ज़ाहिर है जब कोरोना का इशू था तो उसी पे हेल्थ मिनिस्ट्री उसको बात करनी थी, सारे ऐवान को आगाह करना था सिंध हुकूमत ने क्या क्या है, इसके क्या मामला हैं, सिंध हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, क्या आगे जाके करेगी, क्या क्या हम इसके हमारे पास मामला हैं। तो उसी पे इसीलिए तो हेल्थ मिनिस्टर को पहले से बात शुरू की कि वो कोरोना का इशू था, हेल्थ का इशू था और उसी को सारा उस पर बात करनी थी। जहाँ बात यह आई है जैसे कहा जा रहा है कि रूल्स के मुताबिक उसने बात नहीं की, जाहिर है रूल्स वहाँ कौन करता है रूल्स इम्प्लीमेंट? वहाँ रूल्स का कस्टोडियन जो है, हाउस का जो कस्टोडियन है वो स्पीकर होता है। स्पीकर ने हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस जो हेल्थ मिनिस्टर को दिया हुआ है कि वो ख्यालात का इजहार कर रही है और उस टॉपिक और इशू पे बात कर रही है, तो किस रूल के तहत नुसरत सैर अब्बासी किस कानून के तहत, किस रूल के तहत असेंबली के उठ के बीच में बात करती है? क्या उसने स्पीकर से इजाजत ली थी इस बात की? स्पीकर ने उसको इजाजत दी कि उठ के ये बीच में बात ये करे? जब वो खुद रूल्स वायोलेट करें, खुद रूल्स की धज्जियां उड़ाएं, खुद रूल्स की पासदारी न करें और बीच में डिस्टर्ब करें, वो कहते हैं इतना इम्पोर्टेंट इशू, बिल्कुल यकीनन इम्पोर्टेंट इशू था, तो इम्पोर्टेंट इशू पे तो वजीर सेहत ही बात करेगी ना। और नुसरत मैं आऊंगी आपकी जानिब, मुकम्मल करने दीजिए, इस्माइल साहब को मुकम्मल करने दीजिए, आप जवाब दीजिएगा। अगर इनको रूल्स का पता नहीं, नुसरत प्लीज, नुसरत जवाब देने दीजिए इस्माइल साहब को, मैं आऊंगी आपकी जानिब। जी इस्माइल साहब आप बात कंप्लीट कीजिए। आवाज मुझे नहीं आ रही आपकी। ठीक है उस्मान साहब, आपकी इजाज़त से मैं नुसरत का ही कमेंट नेक्स्ट लेना चाह रही हूँ, मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ क्योंकि फिर हम पंजाब के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले नुसरत मुझे ये बता दीजिए, आज के असेंबली के इजलास से निकला क्या, कौन सी ऐसी तजावीज़ हैं जिस पर बात की गई, सिंध में आने वाले वक्त में जो फ़ायदा पहुँचाएगी, आज की क्या तजावीज़ हुई हैं डिस्कस? किरण, एक अव्वल तुम इस्माइल राव साहब, अफसोस इतने सीनियर मेंबर हैं, इनको ये पता नहीं है कि जब हाउस ऑर्डर में ना हो, हाउस में किसी भी रूल की वायलेशन हो रही हो, तो किसी वक्त भी किसी भी टाइम पर मेंबर खड़े होकर स्पीकर का ध्यान दिला सकता है कि स्पीकर साहब इस रूल की वायलेशन हो रही है, ये रूल गलत हो रहा है, ये मेंबर गलत कर रहा है। अफसोस, हैरत की बात है, रूल्स की वायलेशन हो रही है, ना मिनिस्टर साहिबा ने परमिशन ली, ना कोर्ट किया रूल के मैं इस रूल के तहत अंग्रेजी में बात करना चाहती हूँ। तो इनको मैं क्या कहूंगी, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब टिड्डियों के लिए तो कुछ कर नहीं सके, बैठकर यहाँ पर हमें भाषण दे रहे हैं। अब आ जाइए कि आज के इजलास से रिजल्ट क्या निकला। किरण मेरी बात सुनिए, इजलास बुलाना किसका फर्ज था, हुकूमत का या हमारा? हमने बुलवाया, वो भी इतनी मजबूरी में, इतने दिनों के बाद बार रिक्वेस्ट करने के कि खुदा का वास्ता है इजलास बुलाएं, इजलास लाएं, ताकि असेंबली के मेंबर्स आपसे पूछ सकें कि आपने इतने अरसे में सिंध की आवाम को क्या दिया, क्या कोरोना के हवाले से इकदाम हैं, क्या लॉकडाउन में आपके हालात किए। आज जो हमें बताया गया, आप खुद बताएं कि हमने तो जो बोला, क्योंकि हम लोग तो ऑपोजिशन है, हमने 2-3 महीनों में जो सिंध की हालत देखी, कराची से कश्मीर तक हेल्थ की जो हालत देखी, आज जो हेल्थ अलायंस ने, जो डॉक्टर्स ने, जो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स ने आखिर मजबूर होकर उन्होंने स्ट्राइक का ऐलान कर दिया। आज वो पूछना था कि आज 2 महीनों में आपने उनको क्या दिया कि आज मजबूरन वो लोग कह रहे हैं जवाब नहीं मिला, सब कुछ बंद, कुछ नहीं मिला। ठीक है, हमें हमारी किसी बात का जवाब नहीं मिला और ये असेंबली इजलास गंद और स्टूपिड की नजर हो गया, स्टूपिडिटी की नजर हो गया। उस्मान साहब, एक और सवाल की मुझे इजाजत दीजिएगा ताकि मैं इस्माइल राव साहब से बात करके इस सिंध वाला चैप्टर क्लोज करूं, फिर हम पंजाब की बात का आगाज करें। इस्माइल राव साहब, ये पंजाब और केपीके ने SOPs पर सर अमल दरामद न करने पर अब बाय फोर्स काम करना शुरू कर दिया है, गिरफ्तारियां लोगों के अमल में आ रही हैं। सिंध की जानिब से भी क्या अब यही किया जाएगा? अगर SOPs पर अमल नहीं होता है तो फिर सिंध क्या करेगा सर? SOP पे जो अमल था वो तो हम पहले ही देख चुके, जब हमने मुख्तलिफ किस्म के लॉकडाउन यहाँ नाफिज किए गए और जब सिंध ने लॉकडाउन नाफिज किया और सिंध ने कहा कि जी सख्त लॉकडाउन की जरूरत है, जब इनिशियली पहले 2 हफ्ते का किया गया, फिर उसको मजीद 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड किया गया, तो उस वक्त अगर लॉकडाउन सख्त कर दिया जाता, बिल्कुल सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता,
सिंध के लिए हुए इकदाम का मजाक न उड़ाया जाता और उनको कंफ्यूजन करके उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट न किए जाते तो हमें नतायज जरूर मिलते। लेकिन अब देखें, अब इतना मामला बिगड़ चुका है, जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मुझे नहीं पता आगे क्या होता है, लेकिन अब हम इतना मामला खराब हो चुका है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। कर्फ्यू की लॉकडाउन तो छोड़ें, अगर हम कर्फ्यू भी लगाएंगे तो मैं नहीं समझता कि हम कोई मुस्बत नतायज हासिल कर पाएंगे। अब ये जो इजाजत दे दी कि ईद से पहले बिल्कुल बाजारें खोल दी गई, सब हमें पता था जी कि एसओपी। अब आप ये अंदाजा करें, एक तरफ हुकूमत सूबाई पंजाब हुकूमत ये कह रही है कि हम जी एसओपी पे अमल कराएंगे, सख्ती कराएंगे, दूसरी तरफ वजीर आज़म साहब खुद कह रहे हैं कि जी सैर तफरी खोल दें। एक तरफ तमाम जरूरी हम ये लोगों को तलकीन कर रहे हैं, हिदायत कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि आप बगैर, लेकिन इस्माइल राव साहब बिल्कुल हाथ पांव छोड़ देने से तो सर मामला किसी भी सूरत बल्कि और वर्स की तरफ ही जाएगा। जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि अब कुछ भी कर लेने से हम मजबूत नताइज नहीं हासिल कर सकते, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना सर, वरना तो हमें करेंगे, एग्जैक्टली कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा सर। और बहुत ही अच्छा होगा इस्माइल साहब अगर असेंबली इजलास में कोरोना ही डिस्कस हो सर, इसके लिए ही बात हो। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आप दोनों प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे। उस्मान बसरा साहब, एक तो सही बात आपसे करना चाह रही थी सर, एक जानिब तफरीही पार्क्स खोलने की बात हो रही है, दूसरी जानिब वजीर आला साहब फरमा रहे हैं कि फौरी तौर पर और जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा, गिरफ्तारियां अमल में आ रही। सर पंजाब में हो क्या रहा है, किस किस्म की कंफ्यूजन है? अगर आप आदादो शुमार देखें, नंबर्स देखें तो मोर्टेलिटी रेट में पंजाब तीसरे नंबर पर आ रहा है सर। दुनिया के तमाम ममालिक में पंजाब का बुरा हाल हो रहा है, लेकिन कंफ्यूजन बड़ी हो रही है, क्लियर सिचुएशन आ नहीं रही है। हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया किरण आपका। देखिए, हम पहले दिन से ही एक चीज जो है वो बिल्कुल हुकूमत की तरफ से बिल्कुल क्लियर है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनकी टीम और पंजाब के अंदर सरदार उस्मान बुज़दार, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी टीम, हम बिल्कुल क्लियर है। देखिए, मुकम्मल लॉकडाउन किसी सूरत पाकिस्तान की नातवा इकोनॉमी, पाकिस्तान की जो कमजोर मुआशरत है, वो उसको सहार नहीं सकती है। ये बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन रहा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने पहले जब हमने लॉकडाउन किया तो बार बार हमने कहा कि हम इवेंचुअली इसको सॉफ्ट लॉकडाउन की तरफ लेके आएंगे, लेकिन उसके साथ स्ट्रिक्ट किस्म की कंडीशन थी, वो एसओपी से जिनको फॉलो करना था। देखिए, हमने पहले गंदम का एक फसल बिल्कुल तैयार थी, हमने खेत से लेके उसकी मंडी तक रसाई और इवेंचुअली उसकी जो प्रोक्योरमेंट है उसके लिए हमने एक लॉकडाउन में नरमी की। फिर उसके बाद रमजान और उसके बाद ईद, और फिर हमने मॉल्स को और दुकानों को खोला। क्यों कि ताजर और ताजर बरादरी और इसके अलावा अवाम जो है वो इस लंबे लॉकडाउन सर आप नहीं समझते इससे मामला बिगड़ गए? नहीं, देखिए मसला क्या है। देखिए, हमें देखना ये है किरण, हमें सबसे पहले देखना ये है कि हम कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन के बगैर हम सही तौर पे समझ नहीं पाएंगे। देखिए, कोरोना ने 192 ममालिक के अंदर पंजे गाड़े। कोरोना आपके एक बिल्कुल हमसाया चीन से निकला। अगर आप पाकिस्तान का उससे कंपैरिजन कर लें, फिर पाकिस्तान का दूसरी एक्सट्रीम के ऊपर आप अमेरिका के साथ कंपैरिजन कर लें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजडम है और जो जिस तरह जो पॉलिसीज उन्होंने बनाई कोरोना के खिलाफ, हर मुल्क ने अपनी बनाई, हर हुकूमत ने अपनी बनाई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिसीज को WHO ने फर्स्ट 5 बेस्ट पॉलिसीज के अंदर रखा। आप देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स में देख लें, आपकी इस हुकूमत की पॉलिसीज को सबने अप्रिशिएट किया है। अब मसला ये है सर, अब सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन यही हुकूमत जिन लोगों की पॉलिसीज को अप्रिशिएट कर रही थी, उनका अपना हाल क्या है? ट्रम्प साहब खुद फरमा रहे होते थे चाइना का वायरस इसको कह रहे थे सबसे ज्यादा अमवात वहां पर हो रही हैं। स्वीडन की मिसालें आपकी हुकूमत देती थी, और स्वीडन में क्या है, हर 1 लाख पे 45 अफराद की मौत वहां पर हो रही है, वो भी लॉकडाउन की तरफ नहीं गए थे। उन्होंने भी सब कुछ खोल के रखा, हर्ड इम्यूनिटी की बातें की। अब जब आप कंपैरिजन की बात करें तो मैं जो कंपैरिजन देखती हूँ, जब मैं वर्ल्ड मीटर्स देखती हूँ, पाकिस्तान आज अमवात में तीसरे नंबर पर आता है। पंजाब की अगर सिर्फ मैं बात करती हूँ तो ये 199 ममालिक इससे पीछे हैं, 15वें नंबर पर पंजाब आता है। सर, ये कंपैरिजन हमारे सामने आ रहा है। देखिए किरण, मैं बड़ी माजरत के साथ मैं ये कंपैरिजन आपको ये दिया गया है, मैं तो इसमें मोटी मोटी सी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर 1800 लोग अभी तक लुक़मा अजल बने। बड़े ही अफसोस की बात है, एक शख्स की जान भी नहीं जानी चाहिए थी। हर एक शख्स की, इंडिविजुअल की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है और हुकूमत उसकी पाबंद है।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1800 लोगों की गई। आप देखिए कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर, जो दुनिया के अंदर जदीद तरीन रियासत का एक प्रैक्टिकली एक मॉडल है, वहां पे देखिए कि ये 1.25 लाख के करीब आबाद चलेगी। अब देखिए, अंडरस्टैंड करने की बात ये है कि क्या हमारी इकोनॉमी, पाकिस्तान की मईशत और 25% पाकिस्तान के अंदर वो लोग हैं जो डायरेक्टली दिहाड़ी से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो बेचारों के पास किसी किस्म की, ये मैं नहीं कह रहा, आपके वजीर आजम ने ऑथेंटिक सबसे जो मुस्तनद अदाद शुमार दिए कि 25% लोग सुबह जाते हैं, रात को कमा के लाते हैं। उस्मान बसर साहब, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अगर ये मामलात इसी तरह से बढ़ते हैं, मोर्टेलिटी रेट पाकिस्तान में बढ़ता है, तो जब आवाम ही नहीं होगी तो मईशत किसके लिए होगी? सर मुझे बताइए, अब तक कितनी कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कितने लोगों ने एसओपीज पर अमल नहीं किया है? क्या कुछ मजीद मार्केट्स को भी सील किया गया उस्मान साहब? देखिए किरण, आज मैं आपको बताऊं कि आज पंजाब के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने जब ये फैसला किया कि हमने जब ये कंडीशनल यानी कि मशरूत इजाजत दी थी अपने कारोबार को खोलने की, अगर आप एसओपीज पे अमल नहीं करेंगे तो हमने कहा था हम बंद कर देंगे। आज जब हमने उसका पूरा एक रिव्यू किया, जो मैं पिछले आपके प्रोग्राम में भी आया था, तो मैंने बताया था कि हमने एक लिटमस टेस्ट के तौर पे रमजान के आखिरी जो अशरा था उसके अंदर हमने इजाजत दी और हम देखेंगे कि इसके असरात क्या हुए। हमने देखा कि बदकिस्मती से ताजिर बरादरी और के जो नुमाइंदगान हैं, जो मुख्तलिफ हमारी तंजीमें, ताजिर तंजीमें, जब उन्होंने गवर्नमेंट से बात की, टेबल के ऊपर इंश्योर किया कि हम इंश्योर करते हैं कि हम एसओपीज की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे, आप कारोबार को खोलिए, हमने खोल दिया। लेकिन जो टेलीविजन ने दिखाया, जो हमने खुद जाके देखा मार्केट्स के अंदर, जो एक रिसेप्शन भी बन गई, रियलिटी की बेस्ड रिसेप्शन बन गई, वो ये थी कि एसओपीज के ऊपर अमल नहीं हुआ। आज उस्मान साहब, गिरफ्तारियां कितनी हो गई है, कुछ नंबर्स दे देंगे मुझे? जी किरण, मैं आप उसी तरफ आ रहा हूँ। आज लाहौर से ये जब फैसला किया गया, सपहर में इसका फैसला किया गया, तकरीबन गालबन ये 1:30 बजे इसका फैसला हुआ। फौरी तौर पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने और उनकी सारी जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, 36 इजला के डिप्टी कमिश्नर्स और हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स और पुलिस, ये मैदान अमल में निकले। जब ये फैसला हुआ, मैं गुजरांवाला के अंदर था। गुजरांवाला की सबसे बड़ी मार्केट फैसला होने के आधा घंटे के बाद 90% बंद कर, इसलिए नंबर सर मुझे ब्रेक पे जाना है। उस्मान साहब नंबर्स बता दें। जी, मैं जो गिरफ्तारियां आज हुई हैं उसके नंबर्स एग्जैक्ट मेरे पास इसलिए नहीं है कि आज हमने पहले स्टेप के अंदर सील की हैं दुकानें और मार्केट। ठीक है उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना। बार बार हम भी यही बात कर रहे हैं कि प्रॉपर लॉकडाउन तो हल नहीं है, लेकिन प्रॉपर एसओपीज पर अगर अमल दरामद हो जाता है तो किसी तरफ हम अच्छे इकदाम की जानिब जा सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। कोरोना जो कि अब वबाल बनता जा रहा है पाकिस्तान के लिए, आइंदा आने वाले 4 हफ्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा क्रूशल कहे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। डॉक्टर फराह ईसा साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, डायरेक्टर हैं इस लेबॉर्ट्री से। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि अगर एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं होता है, जो पिछले कई सारे दिनों से तो हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और उसका अब अंजाम क्या हो रहा है वो हम भुगत रहे हैं, मज़ीद अगर एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं होता है तो क्या हम इस पोजीशन में हैं? मरीजों को हम संभालेंगे कैसे? हमारे पास पैरामेडिकल इतना स्टाफ मौजूद है, डॉक्टर्स का इतना स्टाफ हमारे पास मौजूद है, और ये नंबर्स जो इस वक्त 87,000 से ऊपर हैं, कहाँ तक चले जाएंगे डॉक्टर साहिबा? अस्सलाम वालेकुम किरण, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन बोल। सबसे पहले तो बिल्कुल आपने सही बोला कि एसओपीज़ पे इस वक्त अमल नहीं हो रहा। अनफॉर्चुनेटली मैं ये बोलूँगी कि इसमें हुकूमत की बात तो आप ना ही करें, क्योंकि इस वक्त अवाम का जितना बड़ा कसूर नज़र आ रहा है मेरे ख़्याल से और किसी का नहीं आ रहा। क्योंकि देखें, हुकूमत हो चाहे गवर्नमेंटल इदारे हो, कोई बेबी सिटर्स तो है नहीं। इनको जितने भी लोग हैं उनको चाहिए है जो बाहर निकल के काम भी कर रहे हैं। आप देखें सड़क पे, आप देखेंगे मास्क नहीं पहन रहा कोई, आप देखेंगे कि लोग बच्चों को लेके निकले हुए हैं, बाइक्स पे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं, दावतें भी चल रही हैं। तो जब उनको पता है कि वबा फैली हुई है, उस पर बार बार आई थिंक मीडिया ने जितना अच्छा कवर किया, आपके चैनल ने जितना अच्छा कवर कर रहे हैं, कोविड को बार बार अवेयरनेस प्रोवाइड करने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक सीरियस है, ये सीरियस है। फिर भी अभी लोग मिलते हैं मुझे, कहते हैं डॉक्टर फराह क्या ये सीरियस है?
तो अब ऐसी आवाम का क्या करें, जो आवाम जो सीरियस ही नहीं लेती, जब बेड्स भरे हुए हॉस्पिटल्स के और वेंटिलेटर्स की पता है कि शॉर्टेज है, तो फिर अब एसओपीज का क्या मतलब करना है। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हमारे पास 50% वेंटिलेटर्स अभी खाली पड़े हुए हैं, लेकिन नंबर्स हमें कुछ और बता रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रही थी डॉक्टर साहिबा कि अगर ये नंबर्स इसी तरह से बढ़ रहे हैं, अभी तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स के बाहर लिखकर लगा दिया गया है कि मरीज रखने की जगह नहीं है, क्या हमारे पास इतने डॉक्टर्स मौजूद हैं, इतना पैरामेडिकल का स्टाफ मौजूद है जो केयर कर सके, जो देख सके मरीजों को? देखें किरण, ये कोविड जैसी सिचुएशन पूरी दुनिया में कहीं पहले आई नहीं, जो अब आए, मतलब अब हमें फेस करना पड़ा है। रही बात हॉस्पिटल्स की, नर्सेस की, पैरामेडिकल स्टाफ की और हम जैसे डॉक्टर्स की जो फ्रंट लाइन पे हैं, हम लोगों ने खुद भी कभी इस तरह की सिचुएशन फेस नहीं की कि जिसमें इतना कंफ्यूजन हो ट्रीटमेंट का। नई नई रोज़ आपको पता है नई रिसेंट रिसर्च आ जाती है, नई ड्रग्स आ जाती हैं, मतलब आप एक चीज़ पढ़ते हैं दूसरी चीज़ आ जाती है। तो अच्छा, इस वक्त जो आपने जो नई रिसर्च की बात की, मैं कुछ देख रही हूँ, कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ बड़े डॉक्टर्स हैं जिनकी ये राय है कि वेंटिलेटर्स इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं कोरोना पेशेंट्स के लिए, कि उनकी सांस उखड़ने लगती है, उनको फेफड़ों का या गुर्दों का कोई मसला होता है, उनको फौरन वेंटिलेटर पर डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ्स वाकई हो रही हैं। इज इट ट्रू? नहीं, इट्स नॉट ट्रू। देखिए, वेंटिलेटर पे जो बंदा आता है, वेंटिलेटर तो आपको पता है वैसे ही हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ऐसे अवेलेबल नहीं होते। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव मशीन। उसको इस्तेमाल करने का भी तरीका जो है वो एक पर्टिकुलर तरीका होता है, हर एक उसका एक्सपर्ट नहीं होता। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। आई एम सॉरी, आई डिसएग्री विद इट। क्योंकि देखिए, वेंटिलेटर जो डॉक्टर्स होते हैं या नर्सेज या पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, उनमें भी जज्बा होता है। देखिए, वो अपनी बेसिकली पीपीज में, अपनी प्रोटेक्शन डिवाइसेस में कोरोना का सामना हम लोग फेस पे करते हैं। तो आप ये हमें देखें कि हम लोग जो है वो वी आर नॉट अफ्रेड। हम थोड़ी चाहते हैं कि कोई पेशेंट बीमार हो या हम उसको वेंटिलेटर पे डाल दें और फिर तक चाहे उनकी मौत वाकई हो जाए। ज़ाहिर है जब लास्ट रिजॉर्ट कुछ नहीं बचता, हमें पता है कि लंग्स चिपक गए हैं बिल्कुल, तो ज़ाहिर है उनको इन्फ्लेट करने के लिए, उसको चांस अच्छा डॉक्टर देने साहब, के लिए उसको एक प्रॉब्लम ये भी आ रहा है, सोशल मीडिया पर भी बताया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनको मैंने खुद सुना है कि बात करते हुए कि ख़ास तौर पे अंदरून एरियाज़ में, कि वहाँ पर जो दिल का वार्ड है या जिगर का वार्ड है, वहाँ से जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनको निकाल कर कोरोना के पेशेंट्स डाले जा रहे हैं, यानी उनका भी इलाज नहीं हो रहा, कोरोना के पेशेंट्स को भी नहीं देखा जा रहा। आपकी नज़र से कुछ ऐसे अस्पताल गुजरे हैं, वाकई ऐसा हो रहा है? नहीं, ये अंदरूनी सिंध का तो मैंने, क्योंकि देखिए सही बात किरण ये कि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगी। सुनी सुनाई बातों पे क्या यकीन करना। लेकिन मुझे ये पता है कि जहाँ पे पाकिस्तान में, कराची में स्पेसिफिकली जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जो कोरोना के जो लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, वो बहुत ही दयानतदारी से और बहुत मेहनत से ट्रीट कर रहे हैं। अब ये उनके ऊपर बेचारे इतना काम करने के बाद अब उनके ऊपर ये कह दिया जाए कि वो नहीं कर रहे और ये कोई डिजीज ही नहीं है, और मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग मार दें। भाई हम लोग क्यों कोशिश करेंगे भाई? हम सलाम पेश करते हैं तमाम उन डॉक्टर्स को जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, और हज़ारों डॉक्टर्स हैं जो इस कोरोना की वजह से इफेक्ट भी हो चुके हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं कि जिनके घर वाले उनको कहते हैं कि आपके सीनियर्स को हो चुका है, आप प्लीज़ घर में रुकें। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहिबा, इससे पहले आप तमाम डॉक्टर्स ये कहते रहे कि लॉकडाउन किया जाए, प्रॉपर लॉकडाउन किया जाए, हुकूमतों की जानिब से नहीं सुना गया, लॉकडाउन में नरमी की गई, स्मार्ट लॉकडाउन की बातें की गई। अब डॉक्टर्स क्या समझते हैं, क्या कर्फ्यू की जानिब बढ़ना ही वाहिद हल है हमारे पास? मैं ये समझती हूँ डॉक्टर्स की कम्युनिटी, क्या मैं पर्सनल, मेरा ओपिनियन ये है कि देखिए, हुकूमत ने जितना करना था बहुत उन्होंने किया, बहुत कोशिश करी। देखिए, मईशत भी हमारी सफ़र करी थी डेफिनेटली। असल में बात यह है कि आई थिंक हमारी अब होना चाहिए कि हमारा पोस्ट प्रोसीजर क्या है। देखिए, प्री हमने कर लिया, लॉकडाउन कर लिया, अब हम इस ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम लॉकडाउन कर चुके हैं, हम खोल भी चुके हैं। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमें अभी बात करनी है। बात ये सबसे पहले कि मास्क जो लोगों ने नहीं पहने हुए सड़क पे, उनको फाइन्स लगा देनी चाहिए। क्योंकि सऊदी अरेबिया में आपको पता है 1000 रियाल्स का फाइन था, और कंट्रोल करा उन्होंने जितना कंट्रोल कर सकते थे, और कोई मिल जाता था उनको सड़क पे तो फाइन कर देते थे। भी हमें फाइन करने की जरूरत पड़ेगी।
हमें जो है वो बच्चों को घर से बाहर निकालने की ममानियत करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास तो ये हो रहा है कि जो मास्क नहीं पहन रहा होता उसके टायर में से हवा निकाल दी जाती है, गाड़ियां पंक्चर की जा रही हैं। और उससे पहले कुछ ये भी देखा था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको पकड़ा गया, साथ ही उनको लॉकअप में डाल दिया गया था कि अगर कोरोना नहीं भी है तो सब साथ मिलकर कोरोना का शिकार हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फराह, प्रोग्राम में साथ मौजूद थी। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक पर जाने से पहले मुझे याद आ रहा है कि यू टर्न तो अच्छे होते हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर आज़म बनने से पहले भी ये कहा करते थे कि यू टर्न जो नहीं लेता वो बड़ा लीडर ही नहीं होता। तो खान साहब, आप बड़े लीडर बन गए हैं, कैसे ये मैं आपको बताऊंगी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन, और आगाज़ में मुझे ये कहना पड़ेगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मुकाबला नवाज़ और ज़रदारी से नहीं, बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मुकाबला खुद उनकी अपनी की हुई तकरीरों से ही है। तब्दीली सरकार ने बड़ी तब्दीली लाने का ऐलान किया, 1 करोड़ नौकरियाँ देने की बातें की, 9000 लोगों को नौकरियों से निकालने का ऐलान कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने स्टील मिल्स के 9000 से जायद वर्कर्स को गोल्डन शेक हैंड देकर घर भेजने का फैसला किया है। इससे पहले 8000 मुलाजमीन को फारग करने की तजवीज़ दी गई थी, मगर अब हुकूमत स्टील मिल्स के 100% मुलाजमीन को फारग कर देगी। ECC के फैसले को काबीना के आइंदा इजलास में मंजूरी मिलने के बाद तमाम मुलाजमीन को बरतरफी के नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। हर फर्द को औसतन 23 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स के 14,753 मुलाजमीन के लिए इंसानी वसाइल का कोई मंसूबा तश्कील दिए बगैर जून 2015 में तिजारती सरगर्मियां रोक दी गई थी, जिसके बाद 2019 तक मुलाजमीन की तादाद कम होते होते 9,350 रह गई थी। इस वक्त पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन को खालिस तनख्वाहों की मद में अदा की जाने वाली रकम 35 करोड़ रुपए के बराबर है, जिसे स्टील मिल्स के माली अकाउंट्स में बतौर कर्ज एडजस्ट किया जाता है। यूं साल 2013 से वफाकी हुकूमत तनख्वाहों की मद में 34 अरब रुपए जारी कर चुकी है। पाक चीन इन्वेस्टमेंट बैंक ने 2015 में ऐलान किया था कि 28 करोड़ 90 लाख डॉलर की इब्तदाई सरमायाकारी, बिजली की बिला तातुल फराहमी और नई इंतजामिया के साथ पाकिस्तान स्टील मिल्स अपनी लोकेशन, मार्केट और सहूलियात के साथ काबिल नफा इदारा बनने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बंदिश के फैसले के खिलाफ मुलाजमीन एहतजाज करते हुए सड़कों पर आ गए हैं। धरना दिया तो कुछ गिरफ्तारियां भी हो गई, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। हुकूमत के इत्तेहादी GDA भी इस फैसले के खिलाफ हैं। अब सबकी नजरें जनाब असद उमर साहब पर हैं, जिन्होंने स्टील मिल्स मुलाजमीन से वादा किया था कि अगर उनकी हुकूमत ने भी मुलाजमीन कहा तो वो उसके खिलाफ हो जाएंगे। क्या असद उमर साहब वादा निभाएंगे? खान हुकूमत के खिलाफ जाएंगे? वफाकी काबीना से फैसला रुकवाएंगे? पहले उनके एक्शन से पहले का क्लिप जरा देख लें, फिर इस पर मैं मजीद बात करती हूँ। सुनवाइए। आखिरी वादा, और ये को रिकॉर्ड कर रहे तो भाई रिकॉर्ड कर लो, ताकि अगर इस बात से मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो कल आप ये दिखाकर मुझे शर्मिंदा कर सको, टीवी पर चलाओ, फेसबुक पर चलाओ, ऐसा तुमने तो ये कहा था, वादा क्यों नहीं पूरा करते? वादा मैं आपके साथ ये कर रहा हूं, और ये सिर्फ स्टील मिल के मजदूरों के साथ नहीं, बल्कि खास तौर पर स्टील मिल के मजदूरों के साथ। अगर कल पाकिस्तान के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत होती है और खुदा ना खास्ता, नहीं होगा ऐसा, लेकिन खुदा ना खास्ता स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। नाज़रीन, ये इलेक्शन से पहले का एक वादा है असद उमर साहब का जो मैंने सुनवाया। अगर यहाँ तमाम आर्काइव निकालना शुरू कर दी, खान साहब की बातें स्टील मिल्स के हवाले से दिखाना शुरू कर दी, तो मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाना है। खान साहब बार बार कहते रहे कि हम किसी इदारे को प्राइवेट नहीं करेंगे, मैनेजमेंट से दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। 2015 की तकरीर उठाइए, 16 की तकरीर उठाइए, 17 की उठाइए, 18 की उठाइए, लेकिन फाइनली क्या हो रहा है ये हमारे सामने मौजूद है। आसिम भट्टी साहब है, सदर लेबर यूनियन स्टील मिल्स, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। इससे पहले कि खान साहब ने जो वादे किए वो छोड़िए, असद उमर साहब तो खान साहब के खिलाफ चले जाते अगर ऐसा कुछ होता, ऐसा जुल्म होता जो स्टील मिल्स मुलाजिम के साथ हो रहा है। तो सर इस जुल्म पे आवाज़ उठाने के लिए अब तक कोई राब्ता वाब्ता हुआ है आप लोगों का असद उमर साहब से?
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आप मज़दूरों बोल चैनल का जो मज़दूरों की आवाज़ बने। इसमें अभी तक हम तो असद उमर साहब को ढूंढ रहे हैं। जब वो अपोजिशन में थे तो आए दिन स्टील मिल में होते थे, आए दिन वो स्टील मिल आए हुए होते थे। इसी तरह आरिफ अलवी साहब भी आए वहाँ पर, इसी तरह इमरान खान साहब भी आए। लेकिन अब जब से ये फ़ैसला कल से आया हुआ है तो कोई असद उमर को हम भी ढूंढ रहे हैं और बाकी लोग भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहे। ना कोई उनका स्टेटमेंट है, ना कोई उनका ट्वीट है इस हवाले से। अच्छा सर, आपको क्या लगता है अब ये इक़्तिसादी कमेटी उसको हेड कर रहे हैं और फिर उसके बाद ये आगे जाएगी और फिर जाएगा फाइनली वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास वफाकी काबीना में, तो आपको लगता है कुछ उम्मीद है क्या फ़ैसले में रद्द-बदल हो सकता है? कुछ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कोई उम्मीद है आपको? इसमें इंशाल्लाह हम अपनी मुनज़्ज़म जदोजहद करते रहेंगे और हम आपके ज़रिए एहतजाज के ज़रिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहेंगे कि मुलाज़मीन पाकिस्तान स्टील, ठीक है, 9350 मुलाज़मीन जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे कि भाई इस फैसले को वापस लिया जाए। और इमरान खान साहब तक भी जो है इस मैसेज को पहुँचाएँगे कि इसको वापस लिया जाए, इस फैसले को। अच्छा आसिम साहब, अगर कैबिनेट ये फैसला कर देती है और जो कुछ अभी सिचुएशन के सामने खुलकर आई है वही सिचुएशन आगे प्रोलॉन्ग करती है, तो फिर आप लोगों का लाए अमल क्या होगा? और इसी तनाजुर में क्या दीगर सियासी जमातें हैं जिन लोगों ने आपसे रब्ता किया हो? जी, इसमें इंशाल्लाह मैंने जैसा कि पहले कहा, हम इसमें मुनज़्ज़म जदोजहद कर रहे हैं। आज भी हमने एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया अपना, इस तरह हम आगे भी एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी फ़रीक बनेंगे इस केस में जिसकी बुनियाद पे ये 9350 मुलाज़मीन का फ़ैसला किया गया है। तो इंशाल्लाह हम तो हर फोरम पे अपनी आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, बाकी दीगर सियासी जमातें आप लोगों से रब्ता कर रही हैं? GDA भी क्योंकि मुखालिफ है और वो हुकूमत के साथ है, इत्तेहादी है, क्या उन्होंने उनमें से किसी ने रब्ता किया आपसे या दीगर जमातों ने? इसमें सबसे पहले तो हमें जमात इस्लामी कराची और जमात इस्लामी पाकिस्तान ने हमें भरपूर हमायत का यकीन दिलाया। हम उनके पास गए भी थे, उन्होंने कहा हम मज़दूरों के साथ खड़े हैं। इसी तरह देकर सियासी राब्तों से हम खुद राब्ते करेंगे कि वो हमारी पुश्त पर आकर खड़े होंगे कि ये जो नाइंसाफ़ी की जा रही है, जो डाका डाला जा रहा है, इसकी पुरज़ोर मजम्मत की जाए और हमारे साथ मज़दूरों के साथ आगे खड़ा किया जाए और वो हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो इस फैसले को वापस लें। अच्छा सर, आपके जितने साथी गिरफ्तार हुए थे, खबर ऐसी आ रही है कि उन तमाम को रिहा कर दिया गया, ये दुरुस्त है? जी, उनको रिहा कर दिया गया। उनको एहतजाज डिस्पर्स करने के लिए उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था और फिर शाम में उनको 4 घंटों बाद रिहा कर दिया गया। अच्छा सर, अगर यही आपका तरीक़ाकार रहता है और अगर इसी तरह से बाय फोर्स आप लोगों को एहतजाज डिसमिस करने की कोशिश की जाती रही है, तो फिर आपका कोई और नेक्स्ट स्टेप होगा जो आप लोग सोच रहे हैं, जिसका हिकमत अमली बना रहे हैं? इंशाल्लाह जैसा कि मैंने कहा, हम हर दरवाज़ा खटखटाएंगे, हर मुनज़्ज़म जदोजहद करने की कोशिश करेंगे और जो भी हम मज़दूरों के हक़ में हुआ हम अपनी आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे एक और बात बताइए कि ऑब्वियसली जब हुकूमत इस फैसले की जानिब जा रही है, कैबिनेट इस फैसले की जानिब जा रही है, तो उनके पास इस पर बात करने के लिए भी बहुत सा मवाद मौजूद होगा। क्या आप लोगों के पास कोई सेकंड ऑप्शन मौजूद है कि अगर इस फैसले पर भी अमल दरामद ना किया जाए कि मुलाजमीन को फारिग कर दिया जाए और हुकूमत भी कोई दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश करे, तो आप तजावीज़ क्या देंगे दूसरे रास्ते के लिए? इसमें देखें ना, इस सबसे पहले तो ये है कि इस 22 मंथ की गवर्नमेंट में इन्होंने स्टील मिल चलाने के लिए कोशिश क्या की, वो तो बताई जाए ना। कोशिश तो कोई की नहीं गई, ठीक ना। कोई इमरान खान साहब आए थे स्टील मिल के दरवाजे पे और उन्होंने कहा था कि हम इसको टेक्निकल मैनेजमेंट के ज़रिए इस स्टील मिल को चलाएँगे। क्या टेक्निकल मैनेजमेंट स्टील मिल में लाई गई? क्या स्टील मिल को कोई पैकेज दिया गया? क्या स्टील मिल को कोई पैकेज दिया गया इसको चलाने के लिए? और सबसे बड़ा जो पूरे पाकिस्तान में कंपेन थी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की, एहतसाब 2008 से जो करप्शन हुई या उससे पहले जो करप्शन हुई, क्या उस पर किसी भी कोई एहतसाब किया गया? हम तो उनको सिर्फ ये तजवीज़ देते हैं, आप एहतसाब कर लें, आप एहतसाब करें और जो आपको एहतसाब से ही वो पैसे मिल जाएंगे। जिन लोगों ने करप्शन किया, आप उसी से सिस्टम को चला सकते हैं। ठीक है सर, मुनज़्ज़म प्लान है कोई आपके पास? आप कह रहे हैं कि करप्शन चेक कर ली जाए, एहतसाब कर लिया जाए और फिर उसी पैसों से ही स्टील मिल्स को चलाया जा सकता है, अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकता है। तो अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की प्रोग्राम देखकर आपको बुला लेते हैं, तो क्या आपके पास एक प्रॉपर मुनज़्ज़म प्लान मौजूद है जो आप उनके आगे पेश कर सकें? जी ज़रूर, हम इंशाल्लाह हम इस पर वर्किंग भी करें और हमारा प्लान भी है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलाई जा सकती हैं।
जब बाकी स्टील जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो यहाँ पे चल सकती है तो स्टील मिल क्यों नहीं चल सकती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप साथ मौजूद थे आसिम भट्टी साहब। और इस वक्त जिस तरह के हुकूमत के दावे थे इलेक्शन से और अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ये ऑनलाइन शॉपिंग वाला सिस्टम लगता है कि आप ऑर्डर कुछ करते हैं और फिर सामने आता कुछ और है, या फिर ये सारी की सारी चीज़ें वोट लेने की टैक्टिक्स थी। खान साहब, ये लोग ज़रा परेशान हैं, सोचिएगा ज़रूर। प्रोग्राम का वक्त भी नाज़रीन ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।